बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। देखती आँखों सुनते कानों, आपको फ़हीम सिद्दीकी का सलाम पहुँचे। आज से पहले जो हमारी बात हो रही थी वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मुताल्लिक़ बात हो रही थी, और यहाँ तक हम पहुँचे थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक ने मुजस्समा तैयार कर लिया और उसको 40 रातें छोड़े रखा। तो मेरा इरादा था कि आज ये प्रोग्राम, इसके तीसरा प्रोग्राम हम करते, लेकिन आज सोचा कि इससे आगे का जो प्रोग्राम है इंशाअल्लाह ताला हम अगली वीडियो से शुरू करेंगे। क्यों ना आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई जाए, एक ट्रू स्टोरी जो कि ऐसे एक शख्स के साथ ये वाक़या पेश आया जो ख़ुद अपनी ज़बानी सुनाता है, जिसका नाम आमिर था। तो हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आप इससे भी मुस्तफ़ीद होंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे जो बात हो रही थी, इंशाअल्लाह उसका प्रोग्राम हम अगली वीडियो में करेंगे। ये तकरीबन 25 से 30 साल पुरानी बात है, 1996 की। एक साहब आमिर हुआ करते थे, वो अपनी ज़बानी ये अपनी दास्तान सुनाते हैं। गुलशन मेमार का इलाका तो आप लोगों के को देखा भाला होगा, और आप लोग काफ़ी लोग जिन्होंने नहीं देखा वो कम से कम उसको जानते तो होंगे। उस वक्त गुलशन मेमार की आबादी बहुत कम हुआ करती थी और आबादी बढ़ रही थी और न्यू डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई थी वहाँ पे। तो आमिर साहब ने भी वहाँ पे एक 4 कमरों का मकान बुक करवाया, और अल्लाह के फ़ज़ल से वो उनको मकान मिला, तो वो अपनी फ़ैमिली के साथ उसमें शिफ्ट हो गए। उस वक्त कराची शहर का फ़ासला कुछ ज़्यादा लगता था, क्योंकि आजकल तो खैर नहीं लगता, उस टाइम ज़्यादा लगता था। और मकानात की पोजीशन ऐसी हुआ करती थी कि एक गली में अगर एक मकान है तो उसके 4-5 प्लाट छोड़ के दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से मकानात हुआ करते थे, और काफ़ी रकबा उसका खाली था। तो आमिर साहब वहाँ पे शिफ्ट हो गए और एक फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे। तो उनके पास, वो अपनी ज़बानी सुनाते हैं कि उनके पास एक फटीचर सी पुरानी गाड़ी थी। तो शिफ्ट तो हो गए किराए के मकान से, उनकी जान छुट गई, लेकिन मसला मसाइल ये पेश आने लगे कि कोई मार्केट करीब नहीं थी, तो वो शहर का रुख करना पड़ता था सामान लेने के लिए, ख़रीदने के लिए। और बच्चों को यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए भी उनको गाड़ी की ज़रूरत पड़ती थी। तो गाड़ी इतनी पुरानी थी, अमूमन जो है ना बेचारे उसमें लगे रहते थे, धक्के लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो आमिर साहब बताते हैं कि मैं जो हूँ ना, कभी मुझे सौदा लाना होता तो बीवी बच्चे पहले से जो है वो लिफ्ट पूरी करके उसको लिस्ट बना के रखते थे, तो फिर वो मैं हफ्ते में एक आध दफ़ा जाके पूरा सौदा ले आया करता था। या बच्चों को यूनिवर्सिटी छोड़ने जाता था, बेटी को, ठीक है, बच्चे को कॉलेज छोड़ने जाता था, तो फिर वो अगर रास्ते में टाइम होता था तो सौदा ख़रीद लेता था। तो एक दिन वो आमिर साहब अपनी गाड़ी की सफाई कर रहे थे, तो सफाई करते में एक साहब उनके पास आके खड़े हुए। उनका नाम था इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन साहब ने आके उनको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने उसका जवाब दिया, कहने लगे मैं आपका पड़ोसी हूँ, और सोचा कि मैं रोज़ ही यहाँ से गुज़रता था और आप इस गाड़ी में कभी इसकी सफाई कर रहे होते हैं, कभी इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कहने लगे मेरा ये मामूल है, तो लेकिन आप रोज़ गुज़रते थे, लेकिन कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि कि मेरी नज़र आप पे पड़ी हो या मैंने आपको पहचान लिया हो। कहने लगे आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं आपको देखता रहता था।
तो आमिर साहब ने सोचा कि यार चलो हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में कोई तो ऐसा है जो हमसे बात कर रहा है, हमसे कुछ ताल्लुकात पैदा किए, उसने कुछ बात की, कुछ सलाम दुआ की। वरना यहाँ के जो पड़ोसी ऐसे थे जो कि पास से गुजर जाया करते थे, सलाम तक की तौफीक उनको नहीं हुआ करती थी। अगर सलाम ये आमिर साहब कर भी देते थे तो वो उनको वाजबी से जवाब दे के चले जाया करते थे। तो ये एक वाहिद पड़ोसी ऐसे थे जो उनके पास रुके और इस्लामुद्दीन साहब ने उनको सलाम अर्ज़ किया। तो सलाम दुआ के साथ बाद इस्लामुद्दीन साहब अपनी राह लेके चले गए। वो घर आए, उन्होंने अपनी बीवी से इस चीज़ का ज़िक्र किया कि आज हमारे एक पड़ोसी हैं और जिनका मकान तकरीबन 2 गलियां पीछे है, तकरीबन उनके बैक साइड पे वो नज़र, मतलब ये कि आबादी तो इतनी थी नहीं, गलियों का इतने ज़्यादा पता नहीं चलता था कौन सी गली क्या है। बहरहाल उनके बैक साइड के ऊपर ही उनका घर था, आमिर साहब का कहना ये है। तो एक दिन और फिर उनसे मुलाकात हुई तो आमिर साहब ने फिर उनको कहा कि आइए साथ बैठ के मेरे चाय पीजिए, घर में तशरीफ़ लाइए। तो उन्होंने कहा कि भाई मसला ये है कि अभी तो नहीं, किसी और दिन इंशाअल्लाह ताला आपके साथ बैठ के चाय पियेंगे। तो आमिर साहब का कहना है मैंने तो उनको दावत दी, लेकिन कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप मेरे पास घर पे आइए, तशरीफ़ लाइए, कुछ इस तरह की बात उन्होंने नहीं की। तो एक दिन बच्चों का ये प्रोग्राम बना कि आज जो है ना बीफ की बिरयानी बनाई जाए। तो वालदा मोहतरमा से कहा कि आज बीफ की बिरयानी बनाई जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तुम लोग डिश बनाओ ताकि मैं तुम्हें सौदा ला के दे दूँ। तो आमिर साहब इंतज़ार कर रहे थे कि गाड़ी स्टार्ट हो, इस गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो इतनी देर में उनका बेटा उनके पास आया, कहने लगा कि इस्लामुद्दीन साहब आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो इनको बड़ी हैरत हुई और ये फ़ौरन घर की तरफ गए, क्योंकि थोड़ा सा गाड़ी जहाँ खड़ी होती थी वो थोड़ा सा फासले पे खड़ी होती थी गाड़ी उनके घर से, उनकी गली मत से, क्योंकि इलाका खाली था तो वहाँ सबकी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, ये भी अपनी गाड़ी उधर ले जाके खड़ी कर देते थे। तो ये घर की तरफ आए तो उनसे मुलाकात हुई। इस्लामुद्दीन साहब अपनी वाइफ के साथ मौजूद थे। तो उनके बेटे ने को इन्होंने कहा था आप उनको बिठाएं मेहमान खाने के अंदर, तो वो पहले से बिठा दिया गया था। ये जगह सलाम दुआ की उनसे। तो इन्होंने उनको ऑफ़र की कि आप जो है ना खाना हमारे साथ खाइएगा। तो इन्होंने कहा कि इनकी वाइफ ने कहा इस्लामुद्दीन साहब की कि भाई वो आपके जो मेहमान हैं वो ख़ुद ही खाना अपने साथ लेकर आएँ। तो क्योंकि ये इनको पता था कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, बेटे से ये कहलवा चुके थे कि भाई आज तो जो आलू गोश्त जो भी घर में पड़ा हुआ है, आलू है या कोई तरकारी है वो बना लें। लेकिन जब ये घर पे आए, मेहमान आ गए, तो इनको बड़ी परेशानी लायक हुई। तो इन्होंने तेज़ आवाज़ में ये कहा कि बेगम ऐसा करो कि गाड़ी तो स्टार्ट हो नहीं रही है, तो आप ऐसा करो कोई तरकारी या आलू का सालन या कोई भी ऐसी चीज़ बना लो। और उनको भी तेज़ आवाज़ में कहा ताकि वो मेहमान भी सुन लें और उनको जो है बुरा भी नहीं लगे। तो इस्लामुद्दीन साहब की वाइफ ने कहा कि भाई आप इसकी फ़िक्र नहीं करें, हम जो है हम अपने साथ आपके लिए खाना भी लेकर आए हैं और आपसे मुलाकात का भी शर्फ़ हासिल हो जाए, क्योंकि आपकी वाइफ से हम पहले मुलाकात हुई नहीं थी, तो हमारी मुलाकात हो जाए। तो ये पहली मुलाकात में ये हमारी तरफ से है। तो आमिर साहब की वाइफ ने सर हिलाया और कहा कि ये अपने साथ जो है काफ़ी चीज़ें लेकर आए। तो इस पे वो काफ़ी शर्मिंदा हुए आमिर साहब, और उनका आपने ये तकल्लुफ़ क्यों किया। तो बहरहाल खाने का टाइम हो गया, खाना लगाया, वो उनसे गपशप करते रहे इस्लामुद्दीन साहब से। तो खाने में वही बिरयानी और मुख्तलिफ़ लवाज़मात, कबाब वग़ैरह ये चीज़ें वो सब साथ लेकर आए थे इस्लामुद्दीन साहब। तो सब ने खाना खाया, उसके बाद वो खाना खा के अपने घर को चले गए। तो इसी तरीके से रोज़ाना या एक दिन छोड़ के या एक हफ़्ते छोड़ के आमिर साहब से उनकी मुलाकात होती रहती थी, सलाम दुआ होती रहती थी। तो एक दिन इस्लामुद्दीन साहब ने कहा कि भाई कल के दिन आपकी हमारे घर दावत है और कल आप आके हमारे घर खाना खाइएगा पूरी फैमिली। तो आमिर साहब ने उसका ज़िक्र अपनी वाइफ से किया कि भाई वो इस्लामुद्दीन साहब ने जो है हमें अपने घर बुलाया है आज, तो वहाँ पे जाना है।
कल घर में दावत की है उन्होंने। तो दूसरे दिन ये उनके घर तशरीफ़ ले गए, लेकिन जाने से पहले इनका ख़्याल ये था कि इस्लामुद्दीन साहब बड़े पैसे वाले लोग होंगे, ठीक है, और जैसे उनका हुलिया था और उनके चेहरे के ऊपर एक मौतबराना शख्सियत और एक अट्रैक्टिव उनका चेहरा था कि उनको देख के लोग मुतासिर हो जाया करते थे। इस तरीके का उनका अल्लाह ताला ने उनके चेहरे के ऊपर एक रोब रखा हुआ था। और आपस में यही ज़िक्र कर रहे थे कि क्या नाम है, उनके यहाँ काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी इंशाअल्लाह ताला कि वो हमें देख के हैरानगी भी होगी कि उनके नौकर चाकर और सारे लोग उनके खादिम वगैरह होंगे। कुछ इस तरीके से अपने जहनों में उन्होंने खाका बना लिया इस्लामुद्दीन साहब का। अब ये पूरी फैमिली के साथ उनके घर जब तशरीफ़ लेके गए तो इस्लामुद्दीन साहब ने दरवाज़ा खोला, अंदर बिठाया। उसके बाद जो है ना वो उसको बिठाने के बाद इन्होंने कुछ घर का मुशाहिदा किया तो पता चला कि सामने किचन नज़र आ रहा था। 2 कमरों का इनका मकान था इस्लामुद्दीन साहब का, और घर में कोई ऐसी ख़ास चीज़ भी नहीं थी। 2 कमरे थे, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के दरी टाइप के कालीन बिछे हुए थे और साथ में गाँव तकिए लगे हुए थे बैठने के लिए। और किचन में जब नज़र पड़ी तो उसके अंदर बर्तन तो दूर किनार, उसके अंदर चूल्हे तक भी नज़र नहीं आ रहा था कि खाना कहाँ पकेगा। ये सोच रहे थे इस्लामुद्दीन साहब ने हमें दावत पे बुलाया है, कोई ऐसी चीज़ तो नज़र नहीं आ रही घर के अंदर। तो कुछ देर बातें करने के बाद इस्लामुद्दीन साहब ने अपनी बेटी का नाम था उनकी अम्बरीन, ठीक है, इसका आगे भी जिक्र आएगा, ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो अपनी बेटी को कहा कि खाना लगाने के लिए उनकी वाइफ़ और बेटी दूसरे कमरे में गईं और उसी कमरे में उन्होंने दस्तरखान वगैरह बिछा के खाना वगैरह लगा लिया। जब पूरी तैयारी हो गई तो इन लोगों को बुलवाया बैठक से, यानी जिसे हम ड्राइंग रूम कहते हैं, वहाँ से इनको बुलवाया और ये लोग वहाँ पे पूरी फैमिली के साथ वहाँ चले गए। देखा तो खाने के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लवाज़मात थे, जहाँ पे कबाब, बिरयानी, सालन, मतलब ऐसे ऐसे लवाज़मात थे जो ये सोच भी नहीं सकते कि इस उनके घर को मुशाहिदा करते हुए कि यहाँ पे ये सब चीज़ें भी हमें मैसर हो सकती हैं। बहरहाल बड़ी आमिर साहब को बड़ी हैरानगी हुई और उन्होंने खाना वगैरह खाया, माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा था। उसके बाद सलाम दुआ करके वो अपने घर को रवाना हो गए। अच्छा, कुछ अरसे के बाद हुआ ये कि आमिर साहब की जो बेटी थी जिसका नाम था नायला, वो नायला जो थी ना वो पढ़ती थी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ ऐसा है कि कुछ लड़का ऐसा था जो उसको तंग किया करता था लड़का, और उसको परेशान किया करता था। और जैसे ओबाश लड़कों का काम होता है जिस तरीके से उसके कभी सामने आना, कभी पीछे आना, कभी रोज़ आना का ये मामूल उसने बना लिया। नायला बहुत परेशान होती थी, लेकिन इस वजह से शिकायत नहीं करती थी आमिर साहब से कि उसकी कहीं तालीम को हर्ज ना हो जाए, उसको यूनिवर्सिटी से हटा ना दिया जाए। तो इस्लामुद्दीन साहब के बेटी से एक दफ़ा उसकी मुलाकात हुई। उसने उससे ज़िक्र किया कि ऐसी ऐसी एक लड़का है जो मुझे यूनिवर्सिटी में तंग करता है, अम्बरीन से, ठीक है, यूनिवर्सिटी में तंग करता है और इसी तरीके से। तो उसने बोला कि तुम उसको कुछ बोलती नहीं हो? कहने मैं क्या बोलूँगी, उसने मुझे तंग करके रखा हुआ इस तरीके से। कहने अच्छा ठीक है। तो काफ़ी टेंशन में रहने लगी। इतने में इस्लामुद्दीन साहब की वाइफ़ और इस्लामुद्दीन साहब खुद इनके पास तशरीफ़ लेके आए घर पे, और इनकी बेटी भी थी अम्बरीन। तो उससे फरमाने लगे कि बेटा नायला का तुम ख्याल रखा करो। ये बात उन्होंने कही और उनकी बीवी ने एक तकरीबन
2.5 से 3 तोले का सोने का हार, जो कि आमिर साहब बताते हैं कि उन्होंने इस्लामुद्दीन साहब की वाइफ ने आमिर साहब की वाइफ को तोहफे में दिया और उनको पहनाया। हार देखने में कुछ ऐसा था जिसे पुराने कदीम ज़माने का होता है, लेकिन था खालिस सोने का। तो आमिर साहब ने कोशिश की कि जो है हम ये हार इनको वापस लौटा दें। तो इस्लामुद्दीन साहब ने कहा कि नहीं, इसको लौटाने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत की है, बचपन से लेके अब तक बीवी बच्चों के लिए काफ़ी मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। तो आमिर साहब कहते हैं कि वो इस तरह की बातें मुझसे किया करते थे, ऐसा लगता था कि जैसे मुझसे बचपन से ही जानते हैं। बहुत सी चीज़ें उन्होंने मेरे सामने इस तरह की बातें की कि जैसे बचपन से मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं वो। तो मुझे बड़ी हैरानगी होती थी, इनको किस तरीके से पता चलता है कि मैंने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी है। तो वो हार मजबूरन हमें रखना पड़ा, रख लिया उन्होंने। जब आमिर साहब की बेटी अगले दिन यूनिवर्सिटी गई, तो वही लड़का जो उसको तंग किया करता था, हाफ टाइम में आके उसको फिर वही हरकतें उसने शुरू कर दी। तो क्या देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर दाखिल होती है। तो ये सारे लड़के वहाँ जमा थे कैंटीन के पास। तो वहाँ कैंटीन के पास से गुज़रती है, तो ये अपनी हरकतों के मुताबिक जब देखा तो इतनी खूबसूरत लड़की और कद भी उसका माशाल्लाह लंबा था। तो ये उसके पास पहुँच जाता है और कहता है, उससे उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है, जैसे वो आमिर साहब की बेटी के साथ किया करता था। तो नायला भी जो है उसको नहीं जानती थी, उसको भी पहली दफ़ा देख रही थी, ये कौन लड़की है, कोई एडमिशन के लिए आई है या किसी ऑफिस में इसको कोई काम है, क्या है, कुछ नहीं। तो उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि तुम मेरे सामने से हट जाओ, मेरे से बदतमीज़ी नहीं करो। तो इसी असना में वो थोड़ा सा और आगे गई है। तो थोड़े सा आगे जाने के बाद फिर उस लड़के ने यही हरकत करी। तो उसने चीख के कहा कि देखो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तो तुम ऐसी हरकतें नहीं करो। तीसरी दफ़ा जब वो सामने आया तो उस लड़की ने उठा के उसको एक मुंह पे ऐसा थप्पड़ ज़ोरदार रख के दिया कि वो नीचे गिरा। जब नीचे गिरा तो उसके होश खो गए। तो और गुस्से में आ गया। गुस्से में आके जब वो दोबारा उठ के उसके पास आया तो उसने एक दोबारा से थप्पड़ उसके मुंह पे दिया। उसके बाद गिरेबान से पकड़ के उसको तीसरा थप्पड़ जब दिया तो उसका मुंह फट गया और उसके मुंह से बहुत तेज़ी के साथ खून निकलने लगा, यहाँ तक कि वो बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गया। तमाम स्टूडेंट ये तमाशा देख रहे थे कि ये इस लड़की के पास इतनी ताकत कहाँ से आई और इसने इस तरीके से इस लड़के को मारा। बेहोश उसको एम्बुलेंस के ज़रिए या जिस तरीके से भी उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। उसके बाद वो लड़की वहाँ से गायब हो गई, चली गई। तो काफ़ी अरसा इसी असना में गुजर गया। यूनिवर्सिटी में सुकून हो गया, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाती आती रही नायला। तो उसने उस चीज़ का जिक्र किया अम्बरीन से कि इस तरीके से ऐसा हुआ। कहना अच्छा चलो, तुम्हारी जान छूट गई उस लड़के से, बहुत अच्छा हुआ। और मेरे वालिद साहब ने भी मुझसे कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखें। तो ये बात भी मेरे जहन में थी, लेकिन ये कि चलो अच्छा हुआ कि तुम्हारा उस लड़के से जान छूट गई। ऐसे ही मुलाकातें इनकी आपस में चलती रहीं। इस्लामुद्दीन साहब आमिर साहब से मिलते रहे, ये सिलसिला चलता रहा। तो कुछ अरसे के बाद हुआ ये कि वो लड़का वापस जो है यूनिवर्सिटी आया। वापस यूनिवर्सिटी आने के बाद उसने जो है नायला से माफ़ी मांगी और उसके पैरों में गिर गया। नायला से माफ़ी मांगी और उनके पैरों में गिर गया। अच्छा, उससे माफ़ी मांगी और कहा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी ना, मैं तुम्हारे पाँव को नहीं छोड़ूंगा। उसने बोला ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो उसने उससे पूछा कि तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो मुझसे, हालांकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो किया उस लड़की ने किया। तो उस लड़के ने अपना वाक़या सुनाया और उसकी सहेलियाँ भी मौजूद थी उसके साथ। उसने बोला जब मैं बेहोश हो गया, उसके बाद हॉस्पिटल में जब मेरी आँख खुली तो वही लड़की नर्स की शक्ल में मेरे सामने आई और आने के बाद उसने मेरा खून किसी कपड़े से साफ़ किया और कहा
कि जब तुम सही हो के यहाँ से जाओ तो तुम नाइला से माफ़ी मांगना उसके पैरों में गिर के, और अगर तुमने आइंदा उसके साथ ऐसी हरकत करी ना तो मैं तुम्हारा हशर इससे भी ज़्यादा बुरा करूँगी। ये उसने अल्फाज मुझसे दोहराए। तो ये क़िस्सा जब वो बयान कर रही थी अमरीन के साथ, तो अमरीन ने बोला तुम्हारी चलो जान तो छूट गई ना, उसने तुम्हें जो है तुम्हारा तंग करना छोड़ दिया और तुमसे माफ़ी भी मांगी, अब तो माफ़ी मांगी, सही है ना, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ कि चलो उससे तुम्हारी जान छूट गई। तो इसको बड़ी हैरानगी हुई। कहना है कि जब मैंने तुमसे बात की थी तो तुमने ये काम किसी से करवाया है? कह के कहना है उसको छोड़ दो, मैंने ये काम किसी से करवाया है। बहरहाल किसी के काम आना बहुत अच्छी बात होती है। तो नायला ये समझ लें कोई इसको कोई जान पहचान है, कई असर रसूख है जिसने ये काम मेरे लिए करवाया। बहरहाल इसको समझ में नहीं आई बात। अच्छा, इसके बाद हुआ ये कि उनका बेटा जो था अब्दुल्ला आमिर साहब का, उसने जॉब के लिए कई जगह अप्लाई किया हुआ था, तो उसकी इंटरव्यू कॉल आ गई। इंटरव्यू कॉल आने के बाद जब वो वहाँ गया और जॉब भी अच्छी थी, तो उसका इंटरव्यू नंबर, जब इंटरव्यू कॉल में जब उसका नंबर था वो काफ़ी ऊपर था, मतलब ये कि कोई 17वां 18वां नंबर उनके बयान करने के मुताबिक है, और सारे लड़के एजुकेटेड थे। तो 15-14 नंबर तो बहुत तेज़ी के साथ अंदर से गए, इसको बुलवा लिया गया फ़ौरन इनके बेटे को, और इनके बेटे को बुलवाया गया और इसके बाद कुछ सवालात ऐसे किए गए जिसका इसने सही जवाब दिया और इसका अपॉइंटमेंट हो गया और इसको जॉब मिल गई बहुत अच्छी। इसने घर आके अपने वालिद साहब को बताया, आमिर साहब को, वालदा को बड़ी खुश हुई। तो इतनी देर में इस्लामुद्दीन साहब गेट पे पहुंच गए, उन्होंने दरवाज़ा बजाया, दरवाज़ा खोला तो बेतकल्लुफ़ी अब हो चुकी थी, तो इस्लामुद्दीन साहब घर के अंदर चले जाया करते थे बैठक तक। तो उन्होंने बोला भाई मुबारक हो, तुम्हारे बेटे की जॉब हो गई। तो आमिर साहब कहने लगे आपको कैसे पता चला कि मेरे बेटे की जॉब हो गई? कहने लगे कि चलो अच्छी चीज़ होती है, पता चल जाती है, मुझे जो है ना ख्वाब में नज़र आया था कि जो है कि तुम्हारे बेटे की जॉब हो गई। कहने लगे आपने ऐसा ख्वाब देखा माशाल्लाह कि और मेरे बेटे की, वाकई मेरे बेटे की अच्छी जॉब हो गई है। कहने लगे चलो मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। तो इस्लामुद्दीन साहब जो है बाद औक़ात गायब हो जाते थे एक एक हफ़्ते के लिए। आमिर साहब को कहना है कभी एक हफ़्ते नज़र ही नहीं आते थे। जब इनके घर जाते थे तो कोई भी नहीं मिलता था, कि भाई है ही नहीं कोई, घर में ताला लगा होता था। कभी 15 दिन, 20 दिन, महीना इस तरह से गायब हो जाते थे, मिलते नहीं थे। जब आते थे तो फिर रोज़ मिल रहे होते थे इनसे, लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे ये सवाल कर सकेंगे भाई आप कहाँ गायब हो जाते थे, किधर चले जाते थे। कहते बस कभी पूछ भी लेते थे तो वो टाल दिया करते थे, कुछ पूरा जवाब नहीं दिया करते थे इनको। अब हुआ क्या कि नायला का रिश्ता आया, जो आमिर साहब की जो बेटी थी नायला, उसका रिश्ता आया। नायला के रिश्ता आने पर यह हुआ कि इस्लामुद्दीन साहब भी तशरीफ़ ले आए, और जो नायला का रिश्ता पहले आया था तो उससे उनकी बीवी बहुत मुतमईन थी, बहुत लड़का बहुत माशाल्लाह पढ़ा लिखा उनके मुताबिक, और असल रसूख वाला था, अच्छा था, पढ़ा लिखा था, शक्ल सूरत में भी अच्छा था। उनकी बीवी बेताब थी कि किसी तरीके से जो है ना इस रिश्ते में हम हामी भर लें। आमिर साहब कहना है मैं जो ना कोई फ़ैसला जब भी करता था पहले इसके बारे में सोचता था, और पहले अचानक फ़ौरन फ़ैसला नहीं करता था। उनकी बीवी तो 100% एग्री थी। तो लड़के वालों ने कहा कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम आएंगे आपके पास और आपसे मुलाकात रहेगी और आपका जवाब भी तलब करेंगे। लड़का तो आपके सामने आ ही गया है। तो नेक्स्ट वीक जब वो आए तो आके बैठे हैं तो इस्लामुद्दीन साहब गेट पे हाजिर हो गए। उन्होंने दरवाज़ा बजाया, वो ये बहुत खुश हुए उनको देख के। आमिर साहब कहा भाई आप कहाँ थे इतने दिनों से? मैं तो चाह रहा था कि आपसे मुलाकात हो जाए ताकि कुछ बेटी का सिलसिला भी चल रहा है। ये बातें उनकी बाहर ही हो रही थी। कहने मुझे पता है। कहने आइए आइए मैं आपसे उनको मिलवाता भी हूँ। मिलवाया उनसे। कहने माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, ये इस तरीके तारीफ़
उनकी वाइफ जो है आमिर साहब की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें कर रही थी उनकी। तो उनके जाने के बाद इस्लामुद्दीन साहब से उन्होंने पूछा कि भाई ये जाने से पहले इस्लामुद्दीन साहब ने लड़के के वालिद से कहा, राबिया का क्या बना? लड़के के वालिद का रंग एक ऊपर जा रहा था, एक नीचे आ रहा था, और लड़के का भी और उसकी माँ का भी। ये अल्फाज दोहराए कि राबिया का क्या बना। अभी ये आमिर साहब को समझ में नहीं आई ये इन्होंने इनसे क्या बात की, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया लड़की वालों ने। और आमिर साहब की वाइफ भी बड़े परेशान हुई कि इन्होंने क्या बताया, राबिया का क्या बना। इन्होंने कहा कि कौन राबिया? कहने लगे आप राबिया को नहीं जानती? कहने नहीं हम तो नहीं जानते राबिया को। कहने लगे अच्छा तो ठीक है, जब आप अगली दफ़ा आएंगे हमारी रज़ामंदी के लिए तो फिर आपसे बात करेंगे। वो बेचारे जल्दी जल्दी जो है अपने चले गए। बाद में आमिर साहब ने उनसे इस्लामुद्दीन साहब से दरियाफ़्त किया कि ये राबिया का क्या मसला है, राबिया कौन है? उन्होंने कहा कि अपने बेटे को मीरपुर ख़ास भेजो और ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे भेजो और वहाँ इस राबिया के बारे में पता करो ताकि तुम अपनी बेटी का रिश्ता सही जगह कर सको। तो उनका बेटा ख़ास तौर पे मीरपुर ख़ास के लिए निकला और उसी एड्रेस पे पूछा तो पता चला वहाँ राबिया नाम की एक लड़की थी जो इस लड़के की पहले बीवी रह चुकी थी। इससे भी पहले एक बीवी थी जिसको वो तलाक दे चुका था और ये राबिया उसकी दूसरी बीवी थी और इस वक्त वो तलाक याफ्ता नहीं थी और तीसरी शादी ये करने जा रहे थे। तो पता चला कि इन तीनों ने मिलके उसके ऊपर बहुत जुल्म ढाए और उसको घर से निकाल दिया राबिया नाम को। अभी तीसरी शादी करने जा रहे थे। जब आमिर साहब को उनके बेटे ने आके ये पूरी इत्तला दी तो बड़े परेशान हुए कि ये किस तरीके से जानते हैं। अच्छा, इनमें ये चीज़ थी कि ये इस्लामुद्दीन साहब से कोई सवाल करने की कोशिश करते थे ना, तो ये कहते हैं आमिर साहब कि मैं कर नहीं पाता था। मैंने बहुत दफ़ा कई सवाल करने की कोशिश की लेकिन मुझे वो सवाल मेरे अंदर से निकल ही नहीं पाता था उनके सामने। और जब वो मेरी तरफ आंखों से गौर से देखते थे इस्लामुद्दीन साहब तो मेरे अंदर उनका एक ऐसा रौब बैठ जाता था कि मेरे अल्फाज भी नहीं निकल पाते थे कि मैं उनसे ऐसे पूछूं। क्योंकि उन्होंने मुझसे एक वक्त में ये कहा था कि ये समझ लो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जब पहली या दूसरी तीसरी मुलाकात हुई थी, ये समझ लो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अच्छा, एक दिन हुआ ये कि तेज़ बारिश शुरू हो गई। सख्त सर्दियों के दिन थे, रात का टाइम था, सख्त सर्दियों के दिन थे, तेज़ बारिश शुरू हो गई। अचानक तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था कि इनकी बीवी की, आमिर साहब की बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई। उनके दर्द होना शुरू हो गए, जिस्म के अंदर कोई दर्द हो रहा होगा इनके। तो उन्होंने बताया कि वो तबीयत ख़राब होना शुरू हुई और वो बिल्कुल मछली की तरह तड़प रही थी। मेरा बेटा और बेटी दूसरे कमरे में सो रहे थे तो हमने उनको उठाना मुनासिब नहीं समझा, तो इस वजह से उनको बताया नहीं कि इस वक्त क्या हाल है। लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि कंबल से बाहर निकलने का इंसान सोच भी नहीं सकता था कि उस टाइम, और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी उस ज़माने में। तो इन्होंने कहा कि मैं जिस जगह रहता हूँ यहाँ पे डॉक्टर को लेके आना बड़ा मसला है, क्योंकि शहर यानी कराची की तरफ मुझे जाना पड़ेगा और इस टाइम 12-1 बजे मुझे कौन डॉक्टर मिलेगा और जो यहाँ पे मैं लेके आऊँ, और इतनी बारिश की कंडीशन में अगर मैं किसी तरीके से निकल भी जाता हूँ तो तकरीबन 4-5 घंटे तो मुझे लगेंगे डॉक्टर को लाने में। तो अभी ये सोच ही रहे थे, फिर रात के टाइम तकरीबन 1 बजे के करीब दरवाज़ा बजा। तो यही सोच रहे थे कि यार अगर इस्लामुद्दीन साहब होते तो हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ बंदोबस्त करते। अब ये सोच ही रहे थे कि दरवाज़ा बजा और इस्लामुद्दीन साहब हाजिर हुए, कहला दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आए, अंदर आके दरवाज़ा बंद किया। वो पूरे भीग गए थे और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इस्लामुद्दीन साहब ने बोला कि भाभी की तबीयत कैसी है? तो इन्होंने कुछ नहीं, कहने लगे उसकी तबीयत सही नहीं है, उसके पेट में बहुत दर्द है। कहना है ठीक है, मैं डॉक्टर का बंदोबस्त करता हूँ। उन्होंने कहा भाई आप इस टाइम डॉक्टर को कहाँ लेने जाएंगे? इतनी इतनी बारिश हो रही है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और क्लिनिक कोई करीब नहीं है, हॉस्पिटल के लिए आपको कराची की तरफ जाना पड़ेगा। तो इस टाइम डॉक्टर को कहना है आप तुम छोड़ो उसको, तुम जो है ऐसा करो कि अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, जब तक मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ तुम जो है ना ये अल्लाह का कलाम सूरतें पढ़ के इनके ऊपर दम करो, इंशाअल्लाह ताला इससे इनको फ़र्क पड़ेगा दर्द में।
तो वो बाहर निकलने लगे, मैंने उनका बाजू पकड़ लिया। जब बाजू पकड़ा तो उन्होंने मेरा बाजू झटका और घर से निकल गए दरवाज़ा बंद करके। मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये इस टाइम मुझे ले चले जाते हैं अपने साथ, ये अकेले जा कहाँ डॉक्टर को ढूंढेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और आएंगे तो किस टाइम आएंगे ये। बहरहाल मैंने उनकी बात पे अमल किया और कुछ सूरतें पढ़ी और अपनी वाइफ़ के ऊपर दम करना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वाइफ़ की तबीयत थोड़ी बेहतर होनी शुरू हुई। तो उन्होंने बताया कि ये दर्द मुझे शादी से पहले भी हुआ है। उस टाइम एक इंजेक्शन डॉक्टर साहब ने मुझे लगाया था और उसके बाद जो है ना मेरी कुछ तबीयत बेहतर हुई थी। तो अभी 10 से 15 मिनट भी नहीं गुजरे थे, 10 मिनट ही मुश्किल से गुजरे, दरवाज़ा बजना शुरू हो गया। जब दरवाज़ा बजना शुरू हो गया तो इस्लामुद्दीन साहब थे और एक डॉक्टर उनके साथ था और उसके हाथ में एक बैग था और वो लेके अंदर दाखिल हो गए। इनकी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही आमिर साहब की, जो ये अपना वाक़या सुना रहे हैं। मेरे कहना मेरी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही कि मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि ये हुआ क्या, ये कहाँ से डॉक्टर को लेकर आ गए। तो डॉक्टर साहब को उनके सामने खड़ा किया, इनकी वाइफ़ के। डॉक्टर साहब कह रहे हैं, होश में आए कुछ, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई मैं किधर हूँ। कह रहे हैं डॉक्टर साहब मैं मरीज़ को दिखाने आपको लेकर आया हूँ इस्लामुद्दीन साहब। कहने लगे मैं तो हॉस्पिटल में था भाई, अस्पताल के अंदर था और आप मेरे सामने आए, मैं बहुत थका हुआ था सुबह का, तो मैंने आपसे कहा प्लीज़ वो उस कमरे में डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप उनसे रुजू कर लीजिए, वो आपकी मदद करेंगे, मैं बहुत थका हुआ था। कहना डॉक्टर साहब ने जब होश में आए तो बताया कि जब मैंने इनकी आंखों में नज़र डाली तो उस टाइम मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ होश ही नहीं रहा, होश नहीं रहा। तो अब मुझे होश आया है इस मरीज़ के बाद, और मैं कहाँ हूँ मुझे खुद नहीं अंदाज़ा इसका। और उन्होंने इस्लामुद्दीन साहब ने बात टाल दी और कहा कि डॉक्टर साहब भाई आपको ले आए हैं, माशाल्लाह आप जो है ना इस मरीज़ को देखें, इसके साथ क्या मसला है, क्यों इसको इतने दर्द हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ने उसको चेक किया, कहना है कि इनको पेन किलर देना पड़ेगा और एक ये इंजेक्शन है, ये इनको लगाना पड़ेगा। तो ये अभी रात को तो इनको दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई कहीं पे भी ये मिलेगा नहीं और ये है भी महंगा, और मैं हूँ किस जगह पे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो आमिर साहब बीच में कहने लगे कि डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन लाने के लिए भी हमें 2-3 घंटे लगेंगे। तो उन्होंने कहा बहरहाल मैं लिख देता हूँ आपको, ये इंजेक्शन इनको लगाइएगा। जब उन्होंने इंजेक्शन लिख दिया तो इस्लामुद्दीन साहब के हाथ में वो पर्ची थी। इस्लामुद्दीन साहब ने वो पेपर अब देखा, प्रिस्क्रिप्शन जो होती है, मगर डॉक्टर साहब ये तो आपके बैग में पड़ा रखा हुआ इंजेक्शन। नहीं मेरे बैग में तो इंजेक्शन होता ही नहीं है, इतनी महंगे इंजेक्शन हमारे अस्पताल में आज तक हम नहीं रखते, तो मेरे बैग में कहाँ से आ जाएगा। कहने डॉक्टर साहब आप चेक तो करें। तो वो डॉक्टर साहब ने ना चाहते हुए भी अपना बैग चेक किया तो उसके अंदर से वो इंजेक्शन निकल आया। अब वो उनकी हैरत की इंतहा नहीं रही, ले यार ये इंजेक्शन कैसे निकल आया। तो बहरहाल उन्होंने इंजेक्शन लगाया और लगाने के बाद उनसे कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब मैं आपको जो है ना छोड़ के आ जाता हूँ। इसके बाद उनकी वाइफ़ की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई, कहने चलें ठीक है छोड़ के आ जाएँ। तो आमिर साहब ने बोला भाई ऐसा करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, कहना आप भाभी को देखो, मैं इंतज़ाम कर लूँगा, मसला नहीं है, मैंने इंतज़ाम कर लिया है, मैं जैसे लेकर आया हूँ ऐसे इनको छोड़ के आ जाऊँगा, बेफ़िक्र रहो, आपकी गाड़ी स्टार्ट करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो हँस के मुस्कुरा के वो इस्लामुद्दीन साहब ने जो है उनको कहा। बहरहाल वो डॉक्टर साहब को लेके घर से बाहर निकल गए। बारिश थोड़ी थम गई थी लेकिन मौसम काफ़ी सर्द था। तो अगले दिन इस्लामुद्दीन साहब जो है वो तशरीफ़ लेके आए सुबह के टाइम और कहा कि भाई दरियाफ़्त की उनकी वाइफ़ की तबीयत के अब कैसी है। तो उन्होंने कहा बस उस रात के बाद इंजेक्शन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर हैं। तो उनकी वाइफ़ भी सामने आई, उन्होंने भी सलाम किया और अपनी तबीयत को अपने तबीयत के बारे में बताया, अहल अहवाल बता के फरमाया कि अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। चलें ठीक है, बस मैं यही पता करना था। और दूसरी बात आपसे ये करनी थी, अब उनकी वाइफ़ अंदर चली गई, ये बाहर खड़े हुए थे, उनसे बात कर रहे थे आमिर साहब से, इस्लामुद्दीन साहब, कि भाई अब मसला ये है कि अब मुझे हुक्म आया है कि मैं यहाँ से हिजरत कर जाऊँ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से हिजरत करके और दूसरी जगह चला जाऊँ। तो कहने लगे अच्छा मुझे समझ में नहीं आई आपकी बात। कहने लगे समझ में, अब मैं आपको पूरी बात क्लियर करता हूँ, जो आपके बारे में, जो आप मेरे बारे में समझ रहे थे, सोच रहे थे और बहुत ख़यालात आपके दिल में मेरे लिए आ रहे थे, उन सब का जवाब आपको मैं आज देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आज मेरा जाने का दिन है। कहने लगे एक वक्त की बात है, ये हमारी 4 नस्लों पहले की बात है। उस दौर में
उनके दादा परदादा के दौर की बात वो लोग बता रहे थे। एक निज़ामुद्दीन, मौलाना निज़ामुद्दीन एक मस्जिद में हुआ करते थे इमाम। तो उनके दादा ने किसी को भेजा अपने बेटे को कि जाओ उस निज़ामुद्दीन को बुला के लेकर आओ। उनके घर 4 बच्चे पैदा हुए थे, अपने बेटे, जिस बेटे के घर 4 बच्चे पैदा हुए थे, तो उस 4 बच्चों में से के जो वालिद साहब थे उनको भेजा निज़ामुद्दीन को बुलाने के लिए, अज़ान देने के लिए। उस वक्त भी यही टाइम हो रहा था कि रात का टाइम था और बारिश हो रही थी और सर्दी के दिन थे। तो ये 4 बच्चों के जो वालिद साहब थे ये गए और जाने के बाद दरवाज़ा खटखटाया उनके रहाइश का, तो मस्जिद के साथ ही था। उनसे कहा कि आपको वालिद साहब बुला रहे हैं और बच्चों के कान में अज़ान देनी है। तो निज़ामुद्दीन साहब ने कहा कि इस टाइम, कहते हैं हाँ इस टाइम वो बुला रहे हैं कि बच्चों की पैदाइश हुई है और वो आपको अज़ान के लिए बुला रहे हैं। तो उस वक्त का दौर ऐसा होता था, लोग बड़े ख्याल किया करते थे। तो वो मौलाना साहब जो है उनके साथ उनके घर चले गए। जब वो घर गए तो मौलाना साहब को बड़ी अजीब किस्म का माहौल नज़र आया वहाँ पे, और उनके जो दादा थे उनकी आंखों में भी एक चमक थी। ये जो उनको लेके आए थे उनके 4 बच्चों के वालिद साहब, ये चले गए कमरे में और कमरे में चारों बच्चों को अपने हाथ में लेते हुए बाहर निकल के आए और इमाम साहब के सामने पेश कर दिया। इमाम साहब ने जब उनकी आंखों में देखा तो उनकी आंखों में एक चमक थी, एक अजीब सी रोशनी उनको नज़र आई। बहरहाल उनके दिल में खौफ पैदा हुआ, लेकिन उस पर काबू पाते हुए उन्होंने एक बच्चे को गोद में लिया और अज़ान दी। अज़ान देने के बाद जब उनको वापस किया तो उस बच्चे ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का अल्फाज अदा किए और आका आपका बहुत शुक्रिया। इमाम साहब बड़े हैरान हुए, हैरानगी हुई उनको। तो फिर उनको बताया कि मतलब ये कि अब आप जा सकते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तो घबराहट उनको बहुत ज़्यादा थी इमाम साहब को, तो उन्होंने शुक्रिया के अल्फाज के साथ ये अल्फाज बोले उनके दादा ने कि बेटा जब भी कोई मसला हो तो अपने बच्चों को बोला, दादा के उन बच्चों को जिनके कान में वो अज़ान दी थी, उनके वालिद साहब को, इनको नहीं, उन बच्चों को बोला कि इनके औलाद में से या इनके साथ किसी का कोई मसला हो तो तुम इनका साथ देना। इन्होंने तुम्हारे कान में अज़ानें दी हैं, इनका साथ देना। इनके औलाद में से किसी के साथ कोई मसला हो या किसी की मदद की ज़रूरत पड़े तो तुम इनका साथ देना। तो बस उन्होंने इतनी बात की और आखिर में ये फरमाया इस्लामुद्दीन साहब ने कि उनमें से एक बच्चा मैं था, और वो जो इमाम साहब थे वो आपके ख़ानदान में से हुआ करते थे। ठीक है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, ख़ानदान पुरानी बात है, ख़ानदान में हुआ करते थे। तो वो बात जो उन्होंने मुझसे कही थी तो वो मैं उसको अभी तक निभा रहा हूँ, और जब तक आपके ख़ानदान में लड़के पैदा होते रहेंगे हम आपकी मदद इंशाअल्लाह करते रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। बहरहाल अभी मेरी वापसी का टाइम है, तो अल्लाह ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी। आमिर साहब ने बताया उसके बाद मुझे कभी ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ी और ना ही कभी इस्लामुद्दीन साहब को मैंने दोबारा देखा। हाँ, हो सकता है कि मेरे बच्चों में वो चीज़ पैदा, बच्चे उनको देख सकें या कोई और मेरे रिश्तेदार हों जो उनमें उनको उनका मुशाहिदा कर रहे हो, तो इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। लेकिन बहरहाल उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई इस्लामुद्दीन साहब से। अब यहीं पे अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं, अख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।